वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस तो देखिए आज हम आपको बताने वाले हैं इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर। ओके, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके कौन से आ सकते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न कौन से आएंगे, विस्तृत में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारा आपके लिए लिख कर रखा है कौन कौन से प्रश्न इस बार आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पूरा मैंने आपके लिए लिख कर रखा है यहाँ पर, तो आप वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके कौन कौन से आ सकते हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया। देखिए अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, तो आपको क्या करना है, ये पूरा वीडियो देखना है और एक और वीडियो आपको देख लेनी है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें भी मैंने इकोनॉमिक्स का जो मॉडल पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन दिया है। तो इन दोनों अगर वीडियोस को आप अच्छे से देख सकते हो, अच्छे से अगर आप पढ़ लोगे तो अच्छे आपके नंबर आएंगे। एकदम एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स ही देकर जाएगा। इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चन उस वीडियो में रखे हैं जितने भी आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहला प्रश्न है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, वो मैंने यहाँ पर लिया है कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, ये प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न में इस बार आपका पूछा जा सकता है कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण, और इसके नीचे आप एक लाइन कर दोगे। अगर आप लाइन नहीं करती हो तो ये आपको ब्लैक स्केच की हेल्प से डालना है कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण। ओके, इसके बाद देखिए आप लिखोगे कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित होती हैं, किंतु उन्हें संतुष्ट करने के लिए मानव के पास साधन सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। ठीक है, फिर इसके आगे आपको लिखना है जिनके वैकल्पिक प्रयोग संभव है। ये सभी लक्षण परिवार व अर्थव्यवस्था, ठीक है, परिवार व अर्थव्यवस्था दोनों पर ही लागू होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपको एक पॉइंट डालना है और फिर उसमें आपको लिखना है। देखिए पॉइंट डालकर आप लिखोगे एक परिवार का आय सीमित होती है, एक परिवार आय सीमित होती है जबकि उसकी अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि दुर्लभता से संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। ओके, ये आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न में तैयार करना है। मतलब जितने भी प्रश्न आज मैं आपको बता रही हूँ सारे प्रश्न आपको वीडियो में ही याद कर लेनी है। ठीक है, बाद में आप एक दो बार रिवाइज करिए, पूरा लिख लेना है आपको। अपना नोट्स जो आपने बनाया उसमें आप लिख लीजिए, और जब आप अपना पेपर देने जाओ तो एक बार इनको आप पढ़ के जाइए। ठीक है, और वीडियो इस तरह से देखिए कि आपको सारे प्रश्न यहीं पर, सारे प्रश्नों के आंसर आपको यहीं पर याद हो जाए। ओके, तो दुर्लभता से संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। तो देखिए दुर्लभता से संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या हो जाएगी। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप लिखोगे, सबसे पहले आपको लिखना है प्रोफेसर रॉबिन्स। ठीक है, ये आपकी अर्थशास्त्री है, तो ये आप ब्लैक पेन से इतना लिखोगे प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार। फिर यहाँ पर आप इन्वर्टेड कोमा और इसके बाद इन्वर्टेड कोमा आपको लगाना है। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा बिगिन करोगे, फिर आप लिखोगे अर्थशास्त्र वह विज्ञान है। ओके, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें साध्यों तथा सीमितता और उनके उपयोग वाले साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इतना आपको इसमें लिख देना है कि दुर्लभता से संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। तो परिभाषा आपको इस तरह से देनी है। ठीक है, जो प्रोफेसर रॉबिन्स हैं आपके जो अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने इसकी परिभाषा ये दी है, तो ये आपको इस तरह से लिख कर आनी है। इतना समझ आ गया। अब देखिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि संयुक्त मांग से क्या अभिप्राय है। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए एक लाइन छोड़ोगे, उसके बाद आप हेडिंग डालोगे संयुक्त मांग। ओके, और फिर इसके बाद आप लिखोगे जब एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तो वह संयुक्त मांग कहलाती है। ठीक है, क्या हो जाएगी संयुक्त मांग की परिभाषा? दोबारा से देख लो, जब एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तो वह संयुक्त मांग कहलाती है। याद हो गया।
अब इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि व्युत्पन्न मांग से क्या आशय है। ओके, व्युत्पन्न मांग से क्या आशय है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे व्युत्पन्न मांग, एक लाइन छोड़कर आप डालोगे, इतना आप मिलाकर नहीं लिख कर आओगे, ठीक है, आपको एकदम साफ साफ लिखा होना चाहिए। ओके, तो आप हेडिंग डालोगे व्युत्पन्न मांग, फिर आप लिखोगे जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग आगे उत्पादन के लिए की जाती है तो वह व्युत्पन्न या परोक्ष मांग कहलाती है। ओके, आपको ध्यान रखना है कि व्युत्पन्न मांग और परोक्ष मांग एक ही होता है, ठीक है, डेफिनेशन आपको एक ही देकर आना है। जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग आगे उत्पादन के लिए की जाती है तो वह व्युत्पन्न या परोक्ष मांग कहलाती है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया कि आर्थिक सहायता किसे कहते हैं। ओके, आर्थिक सहायता किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन बहुत ईजी है। जो सहायता धन के द्वारा की जाती है उसे आर्थिक सहायता कहते हैं। इसमें धन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ओके, अब इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है। तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान रखना है कि प्रति व्यक्ति आय और व्यक्तिगत आय एक को ही कहा जाता है, ठीक है, या फिर इस तरह से पूछ लिया जाए कि प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है, किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि व्यक्तिगत आय क्या है, तो आपको यही जो मैंने यहाँ पर आंसर लिखा है यही आपको लिखकर आना है। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया कि प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है, तो आप हेडिंग डालोगे प्रति व्यक्ति आय या व्यक्तिगत आय। ओके, अगर आपसे ये पूछी गई है तो आप व्यक्तिगत आय की हेडिंग मत डालिए, इतना ही लिख दीजिए प्रति व्यक्ति आय और फिर इसके बाद ये लिख दीजिए। ओके, तो इसमें आप लिखोगे प्रति व्यक्ति आय अर्थव्यवस्था की औसत आय होती है, ठीक है, अर्थव्यवस्था की कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग देकर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है। अर्थात आप यहाँ पर फिर लिखोगे, देखिए इतना आपको लिखना है, इसको फिर आप ब्रैकेट में बंद करके आओगे, ठीक है, ये आपको ब्लैक स्केच की हेल्प से बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है। एग्जामिनर को लगे हाँ ये कॉपी एक टॉपर स्टूडेंट्स की है, इस तरह से आपको वहाँ पर लिख कर आना है, ठीक है। तो आप लिखोगे प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय अपॉन कुल जनसंख्या। ओके, इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। ओके, तो आप इस तरह से हेडिंग डालोगे मुद्रा के प्रमुख कार्य, इसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, इसके बाद आपको एक लाइन लिख देनी है कि मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं, और फिर आपको लिखना है कि विनिमय का माध्यम। देखिए इस तरह से मैंने लिख दिया, आप इस तरह से नहीं लिखोगे, यहाँ पर आप नंबर डालोगे विनिमय का माध्यम, फिर इसके बाद दूसरी लाइन में आप पॉइंट 2 डालोगे, फिर उसमें आप लिखोगे मूल्य का मापक, फिर जो आप तीसरा इसका जो लिखा है वो आप तीसरी लाइन में लिखोगे, ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का हस्तांतरण। ओके, इस तरह से आप लिख कर आओगे। अब इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि पूर्ण रोजगार से क्या आशय है। ओके, पूर्ण रोजगार से क्या आशय है, तो आप हेडिंग डालोगे पूर्ण रोजगार और फिर आप लिखोगे पूर्ण रोजगार वह दशा है जिसमें प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने एवं इच्छुक व्यक्ति कार्य प्राप्त कर लेते हैं। ओके, समझ आ गया। तो इस तरह से आप पूर्ण रोजगार, इसका आंसर आप इस तरह से लिख कर आओगे। इतना क्लियर हो गया। तो देखिए अब आपके आगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो मैंने आपको बता दी उतने आपको अतिलघु उत्तरीय प्रश्न तैयार कर लेने हैं, और एक और आपको वीडियो देख लेना है जो मैंने 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने इकोनॉमिक्स के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो सारे मैंने उसमें आपको बताए, और विकल्प की भी एक वीडियो मैंने अभी डाली है, तो उसको भी आप देख लीजिए। इस तरह से अपनी तैयारी कर लीजिए, अच्छे नंबर आप लेकर आओगे इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो देखिए अब आपके आगे लघु उत्तरीय प्रश्न, तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने। सबसे पहला प्रश्न है कि वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक हेडिंग डाली है वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक, इसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर आप लिखोगे
कि वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। ठीक है, फिर इसके बाद भी एक लाइन छोड़ के फिर आप हेडिंग डालोगे वस्तु का मूल्य। ठीक है, ये आपको ब्लैक स्केच की हेल्प से डालना, अगर आपके पास ब्लैक पेन है तो उससे भी आप डाल सकते हो वस्तु का मूल्य। फिर आप ब्लू पेन से लिखोगे कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। ओके, इतना लिखने के बाद फिर आप आगे लिखोगे वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। समझ आ गया कि वस्तु की मूल्य में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है, इतना याद हो गया। फिर इसके बाद देखिए वस्तु का मूल्य बढ़ने पर, जब वस्तु जब उसका मूल्य बढ़ेगा तो उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। ठीक है, जब उसका मूल्य बढ़ता है तो वस्तु की जो मांग है वो कम हो जाएगी, इतना समझ आ गया। वस्तु की मांग कम हो जाती है और वस्तु का मूल्य घटने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है, यानी जब मूल्य बढ़ेगा तो जो आपकी मांग है वो घटेगी और जब मूल्य आपका घटेगा तो वस्तु की जो मांग है वो बढ़ेगी। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आय में परिवर्तन। ओके, आय में परिवर्तन, फिर आप इसमें लिखोगे सामान्यतः लोगों की आय में वृद्धि हो जाने से। ठीक है, सामान्यतः लोगों की आय में वृद्धि हो जाने से मांग में वृद्धि हो जाती है और आय कम हो जाने पर मांग में कमी आ जाती है। तो सीधा सीधा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आय में परिवर्तन हेडिंग डालोगे, फिर इसमें आप क्या लिखोगे सामान्यतः लोगों की आय में वृद्धि हो जाने पर मांग में भी वृद्धि हो जाती है और आय कम हो जाने पर मांग में भी कमी आ जाती है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर हेडिंग ये लिख दी है, इसके अंदर आप लिख सकते हो जनसंख्या में परिवर्तन। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे व्यापार की दशाओं में परिवर्तन और फिर इसके अंदर आपको 2-2, 3-3 लाइनें लिख कर आना। तो ये आपका हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न इतना। अब इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि आय के चक्रीय प्रवाह का वर्णन कीजिए। ओके, प्रश्न आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, आय के चक्रीय प्रवाह का वर्णन कीजिए। तो फिर आप ये इस तरह से लिखोगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे आय का चक्रीय प्रवाह, इसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। बिल्कुल इस तरह से आपको चिपटा कर नहीं लिख कर आना, नहीं तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एकदम अच्छे से आपको लिख कर आना है, जो आपको टीचर पूरे नंबर ही देकर जाए। जिसका भी आप आंसर लिखो उसमें आपको फुल मार्क्स मिले। तो इसके लिए देखिए आय का चक्रीय प्रवाह आप हेडिंग डालोगे, इसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, ज़्यादा घना घना कर नहीं लिख कर आओगे। फिर इसमें आप लिखोगे कि परिवार फर्मों को साधन सेवाएं प्रदान करते हैं और फर्में परिवार को वस्तुएं प्रदान करती हैं। इस प्रकार परिवारों से फर्मों को साधन सेवाओं और फर्मों से परिवार को वस्तुओं का निरंतर प्रवाह होता रहता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप लिखोगे निरंतर प्रवाह होता रहता है। इसे वास्तविक प्रवाह कहते हैं क्योंकि यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए इसे आय का चक्रीय प्रवाह भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिखोगे। फिर देखिए इसके आगे आपको लिखना है कि देश की राष्ट्रीय आय की गणना करने में मुद्रा प्रवाह का अध्ययन अत्यधिक उपयोगी है। मुद्रा का चक्रीय प्रवाह अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक नीतियों का आधार है। तो इस तरह से आपको लिखकर आना है कि आय के चक्रीय प्रवाह का वर्णन कीजिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन आज किया जाता है बोर्ड एग्जाम में तो इस तरह से आप इसका आंसर देकर आओगे। इसके बाद देखिए आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन कौन से प्रश्न तैयार करने, तो मैंने देखिए यहाँ पर ये प्रश्न ही लिख दिए हैं आपके। ये प्रश्न आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लेने हैं। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पर मैंने दिया है कि केंद्रीय बैंक। ठीक है, पहला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या है कि केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। ओके, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। दिख रहा है आपको, ये आपका प्रश्न है, ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना, तो इसका आंसर मैं आपको दे चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलती है वीडियो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा इसका आंसर कैसे लिखे तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। जो ये प्रश्न मैंने लिखे हैं इनके भी आंसर आपको दे देंगे। नेक्स्ट आपको याद कर लेना कि जेबी से का बाजार नियम क्या है। ठीक है, बाजार नियम क्या है इसको आप देख लीजिए। इसके बाद ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपका है कि एक आगत का सीमांत उत्पाद क्या होता है। ठीक है,
प्रश्न यहाँ पर आपका क्या दिया गया कि एक आगत का सीमांत उत्पाद क्या होता है, इसको भी आप इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपको ये तैयार कर लेने हैं, और जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपके हैं उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। जितने भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सारे प्रश्नों के आंसर, सारे प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में सिर्फ आपको उतने ही प्रश्न पढ़ने हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो वीडियो को आप डिसलाइक करके भी जा सकती हो। ओके, थैंक यू।